अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम फोकस करते हैं एजुकेशन, ट्रेनिंग और जनरल अवेयरनेस पे। आज आप एजुकेशन सेक्शन में हैं और हम इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। वो ये है कि इम्तिहान की तैयारी कैसे की जाए, कौन से मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो अपने लिए तैयार की जाए, या अपनी कौन कौन सी एबिलिटीज़ को, कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाए या एनहांस किया जाए कि आप इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकें। नाज़रीन, एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है उसमें जो इम्तिहान का एस्पेक्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पहले हम समझते हैं कि ये इम्तिहान की बेसिक फ़िलासफ़ी क्या है, इसका पर्पस क्या है। एग्ज़ामिनेशन का पर्पस ये है कि स्टूडेंट्स की स्किल्स और एजुकेशन का लेवल जो है वो डिटरमिन किया जाए और उसी की बिना पे कोई सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री अवार्ड की जाए। और ये जो लेवल है फिर वो यूजुअली डिप्लोमे पे, डिग्री पे मेंशन कर दिया जाता है कि इस स्टूडेंट का इन सब्जेक्ट्स में ये लेवल है। तमाम स्टूडेंट्स जो है उनको एग्ज़ामिनेशन से बहुत इंटरेस्ट होता है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के अंदर जो परफॉर्मेंस है और उसका जो रिज़ल्ट है और वो जो एक सर्टिफिकेट आपके हाथ में आता है, डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट, उसकी बिना पे आगे एजुकेशन या अगर आपने प्रोफेशनल लाइफ में दाखिल होना है तो उसमें कामयाबी आपके इस डिप्लोमे या डिग्री पे डिपेंड करेगी। ऑफ कोर्स इन द बिगिनिंग, बाद में तो फिर जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी उस तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ने लेट 50s और अर्ली 60s में इस पर बहुत काम किया कि स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम किस तरह देना चाहिए या कौन कौन से एरियाज़ हैं जिसके अंदर उनको अपने आप को डेवलप करना चाहिए। इसके बाद मेरी ज़ाती रिसर्च भी है और उस पे हमने मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में रिसर्च करने के बाद जो एरियाज़ में आपको बताऊंगा कि आपको वो अपनी एबिलिटीज़ डेवलप करनी है, उसकी अहमियत के बारे में मेरे ट्रेनिस में या जो हमने रिसर्च की उसमें जो रिज़ल्ट आए मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो जो है स्टूडेंट्स किसी लेवल के भी हों, ख़ास स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों या यूनिवर्सिटी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हों, साइंस स्टूडेंट्स हों या आर्ट्स के स्टूडेंट्स हों या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हों, या इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो सब के लिए ये वीडियो जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। तो अब आते हैं कि कौन कौन से एरियाज़ आपको डेवलप करने चाहिए। मैं एक बड़े लॉजिकल सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप मूव करूंगा और आपको थोड़ा थोड़ा हर एक एबिलिटी के बारे में बताता जाऊंगा। सबसे पहले नंबर 1, इम्प्रूव मेमोरी। ये हमारी जो मेमोरी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और अगर आपकी मेमोरी बहुत अच्छी है, आपको मालूम है, उसके बावजूद आप मेमोरी को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। मेमोरी को इम्प्रूव करने की कोई लिमिट नहीं है। और इसमें ना रहें कि जी आपकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, नहीं, आप इसको फर्दर इम्प्रूव करें और जितना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे उतना ज़्यादा आप इससे फ़ायदा उठाते जाएंगे। इस पे मैंने काफ़ी वीडियोस पहले से बनाई हुई हैं जो कि खालिद इकबाल ऑफिशियल जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मौजूद हैं। अगर आप मेमोरी पे एक्सक्लूसिव वीडियो देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। यानी हमारा पहला पॉइंट ये है कि मेमोरी बहुत अच्छी होना इम्तिहान के अंदर बेहतर कारकर्दगी के लिए अहम है। अब दूसरा आते हैं कि स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग। जो कुछ भी आप स्टडी कर रहे हों उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, यानी रोट लर्निंग ना करें।
सिर्फ रट्टा मार के जिस तरह याद कर लिया जाता है, लेकिन समझ नहीं होती कि ये क्या है, वो ना करें। हर एक जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें, और समझने का ये होगा कि जब आप उसको समझ जाएंगे तो फिर रिकॉल करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे, उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि फिर उसको आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकें, यानी कि अपने अल्फाज में आप लिख सकेंगे। ये याद रखें कि जो चीज़ आपने समझ के अपने अल्फाज में लिखी होती है, जो एग्ज़ामिनर होता है जब वो पेपर चेक करता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को वो बहुत ज़्यादा नंबर देता है। तीसरा आते हैं राइटिंग स्पीड। ये जो राइटिंग स्पीड है, ये क्या है? ये एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है, यानी आप अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हैं, रिट्रीव करते हैं और उसको सरफेस मेमोरी पे लेके आते हैं और फिर अपने हाथ से लिखते हैं पेपर पे, यानी ये एक न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी है। और जितना आप तेज़ी से, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी रिकॉल करने की एबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, यानी मेमोरी है क्या, इस वजह से मैंने कहा कि आप इस पे वीडियो देखें। मेमोरी ये है कि आप जो आपके मेमोरी में इंफॉर्मेशन, नॉलेज और डाटा है, बवक्ते ज़रूरत आप उसको रिकॉल करके दूसरे को बता सकें या पेपर पे लिख सकें। तो कुछ स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वो बड़ी तेज़ी से रिकॉल करने की एबिलिटी रखते हैं, लेकिन उतनी स्पीड के साथ जो है वो कागज़ पे लिखने की एबिलिटी नहीं होती। तो उसका ये है कि जब वो लिखने की कोशिश करते हैं तो लिखाई फिर बहुत जो है वो ख़राब सी नज़र आती है, अनटाइडी सी नज़र आती है, और ज़ाहिर है ये एग्ज़ामिनर के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर खुश ख़त लिखा होगा आपने, तो एग्ज़ामिनर को पढ़ने में आसानी रहेगी और उसको समझ आएगी कि आपने क्या लिखा है, और आपको ज़्यादा नंबर जो न मिलेंगे। तो आप इसको इम्प्रूव करें, और न्यूरोमस्कुलर ये जो आपकी एक्टिविटी है, यानी लिखने की स्पीड है, इसको आप ज़रूर इम्प्रूव करें। क्योंकि देखें, एग्ज़ामिनेशन में ये होगा कि अगर आपके 5 मसलन आपके क्वेश्चंस हैं, कोई आप पेपर कर रहे हैं, फ़िज़िक्स का पेपर कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं। फ़िज़िक्स में तो ज़रा थोड़ा हो सकता है कि आप छोटा भी लिख सकें, लेकिन बाज़ दफ़ा इंग्लिश में आपको ज़रा ज़्यादा लंबा भी लिखने की ज़रूरत पड़ सकती है। हिस्ट्री का पेपर कर रहे हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है, 5 क्वेश्चंस आ गए हैं। अगर आप पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो आपको नंबर कम मिलेंगे। और 4 बेहतरीन क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से बेहतर ये है कि आप 5 क्वेश्चन, यानी तमाम क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट करें, ख्वाह उनका मेयार कंपैरेटिवली ज़रा लो हो। तो क्वेश्चन अब ये जो पॉइंट मैं ये आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो ज़रूर अटैम्प्ट करने हैं। तो इसका क्या तरीका है? ये मॉक एक्सरसाइज आप करें। पुराने पेपर्स ले लें और उनको अपने सामने रखें, किसी ऐसे सेपरेट जगह पे बैठ जाएं जहाँ के आपको ज़्यादा कोई डिस्टर्ब ना करे। टाइम नोट कर लें और वक्त दे के आप जो है वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करें। क्वेश्चन जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपकी स्पीड जो है स्लोली देखेंगे इम्प्रूव होती जाएगी, और जब आपकी स्पीड इम्प्रूव होती जाएगी तो आप गिवन टाइम में, इम्तिहान में 2 घंटे हैं या 3 घंटे हैं या 1.5 घंटा है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। और जो हमारी रिसर्च है वो ये बताती है, जबकि बाद में हमने स्टूडेंट से पूछा, तो ये जब आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी हो जाएगी तो उसमें क्या होगा कि ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये बेहतर करेगी, एनहांस कर देगी इसको। फिर दूसरा ये है कि एग्ज़ाम का एक फियर होता है, और ये हर लेवल पे होता है। अगर गवर्नमेंट में चले जाएं तो 20 ग्रेड के ऑफिसर जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, जब उनकी एवेल्यूएशन की जाती है तो उनमें भी एक
हालांकि वो पीछे से बहुत बड़े बड़े ओहदों पे रह के आए होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम का फियर होता है। ये स्टूडेंट्स को भी होता है और हर लेवल पे होता है जबकि आपको एवेल्यूएट किया जा रहा है। तो जब आपकी ये लिखने की स्पीड बेहतरीन हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, तो ये है कि आपका जो एग्ज़ाम का फियर है ये कम हो जाएगा। दूसरा ये है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, जो कॉन्सेप्ट आप सब्जेक्ट के बारे में, वो आपका बेहतर से बेहतर होता जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। नंबर 4 ये आता है कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि लैंग्वेज जो है जिसमें कि आप पढ़ रहे हैं, इसमें जिस लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हैं उसकी जो ज़ख़ीरा अल्फाज यानी वोकैबुलरी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा आपको अल्फाज आते होंगे उतना अच्छे तरीके से आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकेंगे। ठीक है, ख़ास तौर पे ये सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में ये बात जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इम्तिहान दे रहे हों तो उसमें आप इजी वर्ड्स इस्तेमाल करें और ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करें जो कि ओपन टू मैनी इंटरप्रिटेशंस ना हो और आपका कॉन्सेप्ट जो है वो एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली समझ आए। और फिर छोटे सेंटेंसेस जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। फिर साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उसका ये है कि आपको ज़ाहिर है कि कुछ डेफिनेशंस होंगी, कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगी, उसमें कुछ फार्मूला ऐसे होंगे, वो आपने एग्जैक्टली उन्हीं अल्फाज में उसको याद रखना है। और जब आप कोई फार्मूला लिख रहे हों या कोई टर्म लिख रहे हों तो आपने उसी ऑर्डर में उसी अल्फाज में लिखना है। ये नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने अल्फाज में आपने लिख दें, लेकिन जब आप किसी साइंटिस्ट को, किसी ऑथर को रेफ़र करके उसने ये कहा है कोट कर रहे हों तो फिर उन्हीं अल्फाज में लिखें। इसमें अगेन आपकी मेमोरी का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, लेकिन ये जो वोकैबुलरी है इसमें जब आपकी अच्छी होगी तो आपको एक्सप्रेस करने में आसानी रहेगी। इसमें आप ये करें कि जो भी आपकी लैंग्वेज है जिसमें आपने इम्तिहान देना है उसके 4-5-3 जो अल्फाज हैं वो डेली आपने ऐड करते हैं जहाँ अपने नॉलेज के अंदर। स्लोली आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे आपको बहुत से अल्फाज आते होंगे। आप यानी आप कोई बात कहना चाहते हैं तो कई अल्फाज जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा ये सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगा। नेक्स्ट आते हैं नंबर 5 पे, स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टडी प्लान का मतलब ये है कि आप बाकायदा टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बना के आप हर सब्जेक्ट को टाइम जो है एलोकेट करें। अच्छा, अब टाइम जो है, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इक्वली सबको टाइम जो एलोकेट कर दें? जी नहीं। आप यूँ करें, कुछ सब्जेक्ट्स में आप बहुत अच्छे होंगे, कुछ में ज़रा कम अच्छे होंगे और हो सकता है कि किसी में ज़रा थोड़ा सा आप वीक भी हों। तो जो बहुत अच्छा है उसको ज़रा कम टाइम दें और जिसमें आप ज़रा वीक हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जो दें। लेकिन एक याद रखें कि वीक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसको आपको समझने है, उसकी तैयारी करनी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जिसमें आपके अच्छे हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत अच्छे हैं तो उसको बहुत कम टाइम दिया जाए। नहीं, उसको रीज़नेबली गुड टाइम दिया जाए ताकि उसकी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे तरीके से हो, क्योंकि उसके ज़्यादा मार्क्स जो हैं एक मोटिवेशनल फोर्स होगी आपके दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। यानी आपके चंद सब्जेक्ट्स में जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो ये आपको मोटिवेट करेंगे कि जिसमें आपके कम अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उस पे आप ज़्यादा मेहनत करें। इस पे हम बहुत रिसर्च कर चुके हैं, ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात है। आप आजमा के देख लीजिएगा, ये ऐसे ही जो ना होगा। जब आप जिसमें ज़रा कम अच्छे हैं और आपने उसको ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, उसमें भी आपने ये करना है
कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी है। जो शुरू में हमने कहा है स्टडी विद अंडरस्टैंडिंग, कि उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। रोट लर्निंग जो है ना वो बिल्कुल नहीं करनी। जब आपको अच्छे तरीके से सब्जेक्ट समझ आना शुरू हो जाएगा, इन द बिगनिंग आपको ये थोड़ा सा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन स्लोली जब आप इसको समझते जाएंगे, फिर आपकी स्पीड बेहतर होगी, फिर आपने इसको अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन की सूरत में, तो जिसमें आप कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो भी आपको बेहतर समझ आना शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन के पास जब आप पहुंचेंगे तो उस वक्त तक सारे जो है सब्जेक्ट उसमें आप बेहतर परफॉर्मेंस देने की पोजीशन में होंगे। अगेन कहूँगा, जिसमें आप अच्छे हैं उसको टाइम थोड़ा सा काम तो देना है, लेकिन तैयारी बड़ी अच्छी करनी है, क्योंकि उसी ने आपका जो टोटल एग्रीगेट है वो बेहतर करना है। आगे आते हैं नंबर 6, टाइम एलोकेशन फॉर सब्जेक्ट्स। ये स्टूडेंट्स अक्सर जो ना वो पूछते हैं कि जी कौन सा जो वक्त है किस सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा मौजू है, यानी दिन के वक्त कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए, आफ्टरनून में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाए। ये बज़ाहिर आम सी चीज़ लगती है, लेकिन ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे और जब आप बारीकियों को समझ रहे होंगे, तो ये जो बारीकियां हैं यही फ़र्क डालती हैं, यही आपको इम्प्रूव करने में मदद देती हैं, और यही इन्हीं की वजह से एग्ज़ामिनेशंस में आप बेहतर परफॉर्म जो करते हैं। सुबह के वक्त जब सो के उठते हैं तो ये आप फ्रेश होते हैं और सारा जो आपकी फैकल्टीज़ हैं वो बेहतरीन तरीके से काम कर रही होती हैं। आपका अटेंशन लेवल जो है वो बड़ा हाई होता है। तो आप ऐसा काम करें कि जो सब्जेक्ट्स आपको समझ नहीं आते उस वक्त उनकी स्टडी करने की कोशिश करें, आपको इससे फ़ायदा होगा। जो पहले आपको सब्जेक्ट आते हैं जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आप आफ्टरनून में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक काम करें, ऐसा अगर मुमकिन हो कि दोपहर का खाना खाने के बाद जस्ट आप 15 to 20 मिनट्स जो है वो एक नैप ले लें, थोड़ा सा कैलुला जिसको हम कहते हैं, थोड़ा सा आराम कर लें, तो रिमेनिंग टाइम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप ये जो 15-20 मिनट का रेस्ट है ये ज़ाया नहीं है, बल्कि ये जो रिमेनिंग टाइम है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप समझें कि ये एक फोर्स है। तो जब आप रेस्ट कर लेंगे आप देखेंगे कि रिमेनिंग टाइम जो है वो भी आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि आपको याद करने हैं, लंबे हैं, फार्मूले हैं, वो तो आप सुबह के वक्त करें। और ऐसे सब्जेक्ट्स जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग है वो जो ना आप आफ्टरनून में रख लें। स्टूडेंट्स ने हमें ये रिपोर्ट किया है कि ये जो फार्मूला है या ये जो स्ट्रेटजी है ये उनके लिए बड़ी कारआमद रही है। और अगर ऐसा हो कि तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें आप अच्छे हैं, या अनफॉर्चुनेटली तमाम सब्जेक्ट्स में आप अच्छे नहीं हैं, तो फिर आप ऐसे काम करें कि यूँ यूँ आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे उसको शाम के वक्त करते जाएं, और जो समझ ना आए उसको मॉर्निंग में ये करते जाएं। ये स्ट्रेटजी आपको बहुत ही कामयाब रहेगी और इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। नंबर 7 है कंसंट्रेशन लेवल। ये एबिलिटी डेवलप करना इंतहाई ज़रूरी है, और ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करेगी, कॉन्सेप्ट को भी बड़ी जल्दी आपको क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, और ये कंसंट्रेशन लेवल जो है जितना ज़्यादा होगा उतना आपकी टाइम सेविंग भी होगी, क्योंकि आपके अंदर जब ये एबिलिटी होगी कि आप कंसंट्रेट कर सकें, यानी इधर उधर आपके ख्यालात नहीं भटकते और आप सब्जेक्ट पे रहते हैं, तो थोड़े वक्त में आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। और जो इधर उधर की देखें डिस्टर्बेंस है वो नेगेटिवली जो है ना अफेक्ट करेगी आपको
कंसंट्रेशन लेवल को जो है ना। तो डिस्टर्बेंस से आपने किस तरह अवॉइड करना है, ये शुरू में बहुत ही मुश्किल लगेगा, लेकिन ये बात बहुत आम सी है। ये है कि ज़हन को आपको बार बार सिग्नल दे के आपने आपको सब्जेक्ट पे लाना है। जो आप सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं उसकी तरफ अपने आप को लाना है। ये प्रैक्टिस के साथ थोड़े वक्त में आपका कंसंट्रेशन लेवल जब इम्प्रूव हो जाएगा तो आप हैरान होंगे कि जो काम आप 4 घंटे में करते थे वो आप 3 घंटे में करना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और जो फैक्टर आपके जो कंसंट्रेशन लेवल को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं उसको पहले एड्रेस कर लें, उसको पहले जो है ना उन चीज़ों को ख़त्म कर लें। मसलन ये है कि आपको भूख लगी है, ठीक, आप थोड़ा सा आप खा लें, और प्यास मसलन लगी है, या ये है कि कुछ शदीद गर्मी है तो उसका कुछ बंदोबस्त करें। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, पेट में दर्द हो रही है, सर में दर्द हो रही है, या और कोई वजह है, ये हेल्थ इशू के वजह से भी आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है ये उसके अंदर कमी आ सकती है। और फिर ये भी हो सकता है कि कोई जगह जहाँ बैठ के आप स्टडी कर रहे हैं वो बहुत ही अनकंफर्टेबल जगह है, तो इसको भी इंश्योर करें कि ज़रा थोड़ी सी कंफर्टेबल जगह जो ना होनी चाहिए। और फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, सोशल डिस्टर्बेंस भी हो सकती है कि आप किसी वजह से जो है वो परेशान हैं, या घर में ज़्यादा अफराद हैं, मेहमान आ गए हैं, तो ये आपने अपने आप को कोई सिग्नल दे के, समझा के, और अपना कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी की तरफ करनी है। फिर बाज़ दफ़ा इमोशनल डिस्टर्बेंस होती हैं, कोई अगेन फैमिली इश्यूज़ हैं, बाहर कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया है, स्कूल के अंदर कोई मसला हो गया है, आपने सब इसको बैक बर्नर पे रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये और सारी ये चीज़ें जो हैं ये कोशिश से ही होंगी। फिर ये है कि ऐसी जगह पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं जैसे कि आधे लेटे हुए हैं, जैसे कि नींद आने की पोजीशन में है, तो इससे भी आपका कंसंट्रेशन लेवल जो है वो डिस्टर्ब होगा। तो आप ये करें कि जो चीज़ें आपके कंसंट्रेशन को नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं उसको पहले एड्रेस कर लें और फिर जो है वो आगे चलें, इससे आपका कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होगा। नेक्स्ट नंबर 8 है अकेले स्टडी करें, एलोन और ग्रुप स्टडी। ये दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनकी ये कोशिश होती है कि वो अकेले बैठ के स्टडी करें, लेकिन एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो ग्रुप में स्टडी करना पसंद करती हैं। ग्रुप में स्टडी करने के फ़ायदे भी बहुत से हैं कि आप सब्जेक्ट्स आपस में तकसीम कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट कोई सब्जेक्ट तैयार कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, और फिर वो जब ग्रुप में बैठते हैं तो जिसने एक सब्जेक्ट जिसकी ड्यूटी लगी होती है, जब वो दूसरों को सुनाता है तो उसकी अपनी रिवीजन भी होती है और वो रिकॉल करता है। तो रिवाइज़ करने से ये है कि उसका कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर होता है। दूसरे स्टूडेंट्स फिर उसके सवाल भी पूछते हैं कि अच्छा ये दोबारा बताओ। तो ये एडवांटेजेस हैं ग्रुप स्टडी के। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स जो इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं वो अकेले बैठ के ही स्टडी करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल जैसे मैंने ये कहा कि इसके फ़ायदे हैं ग्रुप स्टडी करने के जो ना, तो कोशिश करें आप थोड़ा सा जो ना इससे अपने एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की जो ट्रेट्स हैं वो आप अपने अंदर जो है वो डेवलप करें, और डेवलप करने से फ़र्क जो ना वो पड़ता है, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट नंबर 9 जो है वो ये है कि आप अपने नोट्स जो ना ख़ुद बनाएं। और नोट्स बनाने का तरीका यही है कि पुराने पेपर लें और देखें कि आपकी किताब में से ये सवाल आया हुआ है, उसको जो है आप अटेम्प्ट करें और अपने नोट्स जो हैं ये बना लें। इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आपने उसकी एक मॉक एक्सरसाइज की होगी, बैठ के उसकी तैयारी की होगी, और जब आप एग्ज़ाम के पास अपने नोट्स को देखेंगे तो बहुत ही कम टाइम में आपके एग्ज़ाम की जो ना बेहतरीन प्रेपरेशन जो ना वो हो जाएगी। नंबर 10 पे है कि रिविज़न तो एक ऐसी ज़बरदस्त चीज़ है कि जैसे आप
साथ साथ ही रिवाइज करते रहें। ये और जब जितनी चीज़ें मैं आपको पहले बता सकता हूँ कि राइटिंग स्पीड है, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए है, या नोट्स आप बना रहे होंगे, तो ये साथ साथ आपकी रिविजन होती जाएगी। जो आप रिवाइज करते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है कि आपके मेमोरी से रिट्रीव करने का, रिकॉल करने का, और वो फिर जितनी दफ़ा ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही कम टाइम में आप उसको रिकॉल कर सकेंगे मेमोरी में से, यानी कि रिवीजन कर सकेंगे। और फिर एग्ज़ामिनेशन में उसका क्या होगा कि कम वक्त के अंदर जो है वो आप सारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। फिर नंबर 11 पे है कि वन सब्जेक्ट एट ए टाइम। होता ये है, ये अगेन इसका ताल्लुक जो है वो कंसंट्रेशन लेवल से भी है कि स्टूडेंट्स को मैंने ये देखा है, और बल्कि स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम लेके आए हैं कि जी जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो जो हाथ में सब्जेक्ट होता है उसकी बजाय वो दूसरे की फ़िक्र हो रही होती है कि वो भी नहीं आता। तो एक सब टाइम पे जो ना एक सब्जेक्ट पे आप कंसंट्रेट करें और एक ही सब्जेक्ट को लेके बैठें और कहें कि बस ये 1 घंटा मेरा इस सब्जेक्ट के लिए है। तो आप जितना कंसंट्रेशन लेवल आप इम्प्रूव कर चुके होंगे, इसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप एक सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे होंगे तो कम वक्त में आप बहुत अच्छे तरीके से उसकी प्रेपरेशन कर चुके होंगे। इसके बाद है 12 नंबर पे स्टडी इंटरवल्स, है कि कितना देर जो है ना कंटिन्यूसली स्टडी करना चाहिए। अब आप ये देखें कि 60 से 90 मिनट्स जो है ना, इस पे ज़्यादातर जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनकी तो रिसर्च कहती है, लेकिन जब स्टूडेंट्स से हमने ये पूछा तो उनका भी ये है कि 1 घंटा जो है फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा जाए तो ये काफ़ी है। उसके बाद 10 to 15 मिनट्स जो है उसकी रेस्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आप 60 to 90 मिनट्स का जो ना रखें। स्लोली आपकी कंसंट्रेशन लेवल जब बेहतर हो जाएगा तो आप 90 मिनट्स तक भी स्टडी आपका इंटरवल जा सकता है। उसके बाद जो है ना आप 10-15 मिनट्स जो है वो रेस्ट करें, और इस 10-15 मिनट्स में आप दिमाग में जो आप स्टडी कर रहे हैं उससे बिल्कुल हट के कोई काम करें, कोई स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, कोई चीज़ खा पी लें और दोबारा आके अपना काम स्टार्ट करें। तो आप ये देखेंगे कि आप अपने आप को फ्रेश फील कर रहे हैं। उसके बाद 13 नंबर पे स्लीप है। स्लीप जो है ना ये एक नेचुरल सिस्टम है बॉडी का जिससे कि आपको दोबारा ताज़ा दम कर देती है। ये स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप समझें कि आप दोबारा से जो है ना फ्रेश होके नए काम के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए वैसे तो ये है कि 8 घंटे हेल्दी बॉडी की नींद है, लेकिन अगर एग्ज़ाम्स के करीब अगर आप ज़रा कम भी नींद है आपकी 6 to 7 आवर, लेकिन 6 आवर्स जो है नींद बहुत ज़रूरी है। आम दिनों में 8 घंटे जो ना वो आप स्लीप करें। दूसरा 14 नंबर पे आ जाएगा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। ये एक आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऊंची ऊंची आवाज़ से जनाब याद करते हैं। ये स्टिमुलस है, ये जो कुछ हमारे पास आता है। शार्प कलर्स जो हैं ये याद रखने के लिए कि आप एसोसिएट करते हैं कि इस चीज़ को इसके साथ एसोसिएट कर लिया। फिर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जो हैं वो एग्ज़ाम में बैठे हुए आपको याद करा देते हैं, हाँ ये ऐसे नहीं ऐसे है। तो आप ख़ुद से जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप अपने जो है ना डिफरेंट किस्म के स्टिमुली बना लें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, वो इम्तिहान में आपको बहुत मदद देंगे। 15 नंबर पे है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट जो है ये एग्ज़ामिनेशन का एक हिस्सा है, ये याद रखिएगा। हेल्दी डाइट जो है ना ये आप जो ही कमज़ोर नहीं होना चाहिए, वीकनेस आपको फील नहीं होनी चाहिए जब आप इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं या इम्तिहान एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं। इसके लिए आप दूध लें, नट्स लें, थोड़ी बहुत चॉकलेट भी लें। ख्याल रखें ज़्यादा नहीं, लेकिन ये आपको
ये लें और आप देखेंगे कि जब आप एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कर रहे हैं ये चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी, हेल्प करेंगी। 16 नंबर पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, नो ड्रग्स। मैंने ये देखा है कि इवन जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये जी नींद बहुत आ रही है इम्तिहान के दिनों में, तो वो कोई ऐसी टेबलेट्स ले लेते हैं जिसके नींद ना आए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको के नींद लाने के लिए जो है ना वो टेबलेट्स ले लेते हैं। तो किसी किस्म की कोई ड्रग नहीं लेनी, आपने आप पे खुद जो है ना वो कंट्रोल रखना है। ये जब ये सारी जो ड्रग्स हैं ये आपके ब्रेन पे, मेमोरी पे नेगेटिव असरात जो है ना छोड़ती हैं, और जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो फिर ये आपको नुकसान देंगी। बज़ाहिर आपने ऐसे किया होगा कि जी आपने गोली खा ली है और रात को 2 घंटे सोए हैं और आपने सारा रिवीजन कर लिया है, और जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके बैठे हैं तो आप पेपर मुकम्मल नहीं कर सके, या आपको याद पहले था लेकिन वहाँ बैठे हुए आप रिकॉल नहीं कर सके। ये ड्रग के असरात भी हो सकते हैं, इसलिए ड्रग से बचें। नंबर 17 वेरी इम्पॉर्टेंट इन द एग्ज़ामिनेशन हॉल, आपका जो बिहेवियर है वो क्या होना चाहिए। उसमें मैं ये कहता हूँ कीप योर कूल, यानी हर किस्म की एंग्जाइटी से, हर किस्म के गुस्से से, हर किस्म के कोई भी जो कहना चाहिए कि ऑड किस्म के हालात हैं, रास्ते में एग्ज़ामिनेशन के लिए जा रहे हैं, बस लेट हो गई है या मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, उधर ध्यान ही ना दें, एग्ज़ामिनेशन की तरफ ध्यान रखें। जाके एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं तो पूरी तवज्जो जो है वो एग्ज़ामिनेशन की तरफ रखें। अगर कोई इस तरह की कोई बात है कि आपने पानी मांगा है, वक्त पे पानी नहीं मिला, आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए, वक्त पे एक्स्ट्रा शीट नहीं मिली, या ये है कि लाइट कम है जहाँ बैठे हुए हैं आप, या हवा अच्छे तरीके से नहीं आ रही, उस वक्त आप अगर इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना शुरू हो जाएंगे तो आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और आपका वक्त जो है वो ज़ाया हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कीप योर कूल, अपना इमोशनल स्टेबिलिटी लेवल जो है उसको हायर लेवल पे रखने की कोशिश करें, और किसी किस्म से भी आप गुस्सा बिल्कुल ना करें। ये जो है आप करेंगे तो आपका बेहतरीन पेपर भी आप कर सकेंगे, और बड़े एंथुजियाज़म से जो ना आप पेपर करें। जितनी आपने तैयारी की है, जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे अगर आपने सारा साल किए होंगे या 6-8 माह किए होंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका होगा। आप बड़े अपने एंथुजियाज़म से परफॉर्म करें और इंशाल्लाह आप हाई अचीवर होंगे। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत दुआएं।